वह हमारे पास दिया हुआ a इंटू बी। तो 1/a प्लस 1/b को अगर हम जोड़ते हैं तो नीचे आएगा ए बी और ऊपर क्या आएगा a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी अगर हम इसके जगह पे मान रख देते हैं, देखो a प्लस बी की जगह पे क्या है -1 और a इंटू बी की जगह पे -2, क्या ये 1/2 होगा क्या? और a इंटू बी की जगह पे हम लोग क्या मान रख सकते हैं -2। हमें पता है समीकरण निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो सब कुछ हमारे पास यहाँ पर निकला होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा करोगे, क्या इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्या? तो 1/2 में से -2 करोगे, आधा में से 2 को घटाओगे तो क्या ये हमारे पास -1.5 आ जाएगा क्या? -1.5 का मतलब -3/2 और इंटू क्या आ जाएगा ये एक्स। अल्फा इंटू बीटा करोगे, 1/2 को -2 से आपस में गुना करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या यहाँ पर -1 हो जाएगा क्या? अब इस 2 का कोई काम नहीं है नीचे, 2 से दोनों तरफ गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 बराबर क्या आ गया 0। तो दोनों मूल अलग अलग निकालने का कोई जरूरत नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। जहां दिक्कत हो एक बार फिर से पूछना। शुरू में थोड़ा सा लगता है हार्ड, लेकिन है नहीं, सबसे आसान टॉपिक यही है द्विघात समीकरण। मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल निकालने आना चाहिए बस। अरे ये भारी लग रहा है क्या? एक मान है a 1/a प्लस 1/b। ये बीटा जो मान है ये क्वेश्चन में बोला ऐसा समीकरण निकालिए जिसका एक मूल 1/a प्लस 1/b हो और दूसरा मूल क्या हो a इंटू b। तो हमने कहा कि इसका जो नया समीकरण हमारा बनने वाला है उसका एक मूल हम लोग अल्फा ले लेते हैं, मान लेते हैं, और दूसरा मूल हम लोग बीटा मान लेते हैं। अल्फा जो है वो असल में किसके बराबर है? 1/a प्लस 1/b के बराबर। बीटा हमारे पास a इंटू b के बराबर है। 1/a 1/b जब निकालोगे तो आएगा a प्लस b/a इंटू b। अब a प्लस b का मतलब हो गया इस समीकरण के मूलों का योगफल। बोलो ना जी, a प्लस b क्या हो गया? इस समीकरण के मूलों का योगफल। और a इंटू b क्या हो गया? इस समीकरण के मूलों का। तो a प्लस b बराबर हमारे पास आया -1 और a इंटू b बराबर है हमारे पास -2। माइनस माइनस कट के क्या हो गया? तो एक मूल जो आया नया समीकरण जो हमारा बनने वाला है उसका एक मूल क्या आया? 1/2। दूसरा मूल हमें निकालना a इंटू b है। a इंटू b यहां से लिख देंगे -2 उठा के, यानी दूसरा जो मूल आया है नया समीकरण का वो क्या आया? -2। हमने कहा कि लिखते हैं नया समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा करोगे यानी दोनों योगफल 1/2 -2 का योगफल -3/2। अल्फा इंटू बीटा करोगे दोनों को गुना करोगे, -2 को 1/2 से गुना करोगे, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? -2। 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये एक नया समीकरण आ गया। देखो आगे और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह द्विघात समीकरण का कीजिए जिसका एक मूल, अगर एक मूल याद रखना, अगर एक मूल हमारे पास 1 प्लस √3 है तो दूसरा जो मूल आएगा वह इसका कंजुगेट आएगा। कंजुगेट क्या आएगा? 1 माइनस √3। ऐसा संख्या लोगे जिससे गुना करने पर यह एक परिमेय संख्या में बदल जाए। तो 1 प्लस √3, 1 माइनस क्या आ जाएगा? √3 प्लस अगर 1 रहता तो यहां क्या ले लेते जल्दी? √3 माइनस 1 प्लस √2 रहता तो यहां क्या ले लेते? √3 प्लस √2 रहता तो यहां क्या ले लेते? √3 माइनस √2। अब देखो समीकरण का फिर से हम लिख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बराबर किससे? 0। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा करोगे तो √3 कट गया, क्या बचा? 2x। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो a प्लस √3 1 माइनस √3 आपस में गुना करोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3। 1 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर को घटाओगे क्या आएगा? -2। बोलो यही आएगा? बात खत्म, यही हो गया हमारा आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बराबर क्या आ गया? 0। आंसर कौन सा आ जाएगा? सी। इसको मल्टीप्लाई करके मतलब ऑप्शन से निकाल सकते हैं। दूसरा मूल निकल गया, कंजुगेट होगा हमेशा। ये दूसरा मूल निकल गया, इसको किससे गुना करें कि परिमेय संख्या में बदल जाएगा? 1 माइनस √3 से। एक मूल हमारा निकला हुआ, दूसरा मूल निकल जाएगा, इसी का कंजुगेट होगा दूसरा। यही तो हम समझाएं। 5, एक मूल 5 है तो दूसरा मूल निकाल दे। दूसरा मूल निकालने का कुछ और भी दिया रहेगा, देखो ना है क्वेश्चन। चले आगे जी। तो 1 प्लस √3 आ जाएगा दूसरा मूल। चले आगे देखो 5वां, सबसे आसान टॉपिक यही है और 1 नंबर क्वेश्चन फिक्स है। क्या बोले, बात ध्यान दे रहे हो? जितना चैप्टर पढ़ा रहे हैं 1 नंबर फिक्स है सब चैप्टर से। द्विघात समीकरण से 1 क्वेश्चन फिक्स है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है 1 क्वेश्चन फिक्स है। कल क्या पढ़े थे? वो तो बहुत बड़ा है, वो उसका रेंज बहुत बड़ा है,
वो तो 2-3 क्वेश्चन पूछता है, आप समझे? जैसे ये जो क्वेश्चन छोटा-छोटा पूछ रहा है, जैसे प्रोबेबिलिटी, अभी प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन फिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन फिक्स, कैपिटल डी पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन फिक्स। देखो यहाँ 5वां नंबर, ये एक द्विघात समीकरण, द्विघात व्यंजक, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण है क्या? द्विघात समीकरण के लिए पावर में क्या होना चाहिए? अगला क्वेश्चन देखो, मूलों की प्रकृति क्या है? जल्दी बोलो, मूलों की प्रकृति क्या है? अरे अभी अभी बताए थे ना जी, टी स्क्वायर माइनस 4h, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, ए की जगह पे क्या है √3, सी की जगह पे क्या है -√3। ये तो बड़ा हो गया ना जीरो से, जी बनाने का जरूरत नहीं है, जीरो से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? 3 चौका 12, 12 और 36 माइनस माइनस प्लस हो गया, जीरो से बड़ा हो। अगर जीरो से बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक समान, मूल वास्तविक और असमान। क्या इसको पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, 3 चौका 12, 12 36 मिलकर के हो जाएगा 48। चले आगे बताओ, अल्फा और बीटा के समीकरण 6x² प्लस x माइनस 15 बराबर 0 के मूल है। जहां अल्फा बड़ा है बीटा से तो अल्फा माइनस बीटा क्या करना है? अभी अभी मूल निकालने का तरीका बताए थे, 6x² प्लस x माइनस 15, इस दोनों को आपस में गुणा करो जल्दी, 15 छाके 90, ठीक होगा? ऐसे आगे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, या 10 में से 9 को घटा के लिख सकते हैं क्या? 10 9 90, 10 में से 9 गया 1, ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप साइन चेंज, तीसरा स्टेप क्या करोगे? कोएफिशिएंट से भाग, कोएफिशिएंट से क्या दोगे? भाग। तो एक मान जो हमारा x का आएगा, जिसको हम लोग अल्फा मानते हैं, अल्फा बीटा से बड़ा है, तो बड़ा यही दिख रहा है हमें, ये अल्फा का मान होगा, और ये किसका मान होगा? बीटा का मान होगा, ठीक है? बीटा का मान अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, और अल्फा का मान क्या आ जाएगा? 3 तिया 9, 3 दूनी 6। क्वेश्चन पूछा, बताइए अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? 3/2 माइनस माइनस 5/3, ये आ जाएगा नीचे में 6, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 10 9 19, आंसर क्या आएगा? 19/6। चले आगे, आठवां नंबर देखो, आठवां नंबर है अल्फा और बीटा x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। फिर से दो पार्ट में क्वेश्चन है, एक समीकरण हमारे पास दिया हुआ x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर क्या है? 0। इसका मूल दिया हुआ अल्फा बीटा और इसका मूल दिया हुआ अल्फा बीटा, मतलब वैसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल है अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। हम बोलेंगे x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर किसके? 0, ठीक? इसका मूल है अल्फा बीटा और इसका मूल है अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मूल वाला नया समीकरण ज्ञात करना है। तो बताओ हमें क्या सब निकालना पड़ेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। कैसे निकलेगा? बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए करोगे तो क्या आएगा? 5, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए क्या आएगा? 3। हमारा मकसद है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालना, और हमारा मकसद है अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर निकालना। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला पता है क्या? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ab की जगह पे क्या है? 3। तो 5 बचे 25 में से 3 दूनी 6 को घटाओगे क्या आएगा? 19। रहने दो, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर यानी 3 तिया 9, सब कुछ निकल चुका है, यहां पर मान रख देंगे। ये आ गया x² माइनस अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे? 19x, और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे? 9 बराबर किसके आएगा? 0 के। कौन सा आंसर हो गया? एक दिया हुआ है, एक निकालना है। अरे समझ में आया ये?
हमने क्या कहा, यहां पर ध्यान दो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 जिसके मूल है अल्फा और बीटा। ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। नया समीकरण निकालने का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योगफल गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यानी इस समीकरण को लिखने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इस समीकरण को लिखने के लिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे? बोलोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी चाहिए तो ए प्लस बी का मतलब हुआ पहले वाले समीकरण के मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस 5 कर दोगे प्लस 5 बटे 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा करोगे सी बटे ए 3 आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 तिया 6, 19 आ गया। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ गया। मान यहां पे रख दोगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अल्फा बीटा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 35 बराबर 0 के मूल हैं। तो ये क्वेश्चन को ठीक कर लो। अल्फा का क्यूब है, ये बीटा का क्यूब है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना है। बताओ अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? क्यूब बोले या स्क्वायर बोले, दोनों निकाल के हम बता देते हैं। ये हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 35 बराबर 0। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कोई समीकरण, सीधा पूछा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो क्वेश्चन ठीक है, अल्फा स्क्वायर लिख लो, यही क्वेश्चन। चलो दोनों निकाल के बता देते हैं। और पूछ, स्क्वायर में भी नहीं आता है। देखो यहां पर बोर्ड की तरफ दोनों निकाल के बता देते हैं, जो उसमें से ऑप्शन लगे ठीक वही मान देते। बताओ दोनों निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जल्दी बोलो। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। यानी अगर अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए, क्या 3/2 होगा क्या? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, क्या माइनस 35/2 होगा क्या? हम निकालते हैं पहले अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर का क्वेश्चन रहता है। हम बोलते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए इंटू बी की जगह पे क्या है, माइनस 35/2। तो 3 तिया 9, 9 बटे क्या आ गया है 4। एक बार और ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं। फायदा क्या हो गया, इसके भी नीचे में 4, इसके भी नीचे में 4। तो नीचे में आ गया है 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 35 दूनी 70 दूनी 140। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वह क्या आएगा, 149/4। ऑप्शन में कहीं दिख रहा क्या? इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, असल में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस क्या है, बीटा क्यूब, वो भी निकाल देते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बोलो जल्दी। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। ए बी की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस 35/2 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी की जगह पे फिर क्या लिखोगे, 3/2। ये हमारे पास हो गया 3 तिया 9 तिया 27/8 माइनस माइनस प्लस। एक बार ऊपर नीचे हम लोग 2 से गुना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, इसके भी नीचे भी 8, इसके भी नीचे भी 8, माइनस माइनस ऊपर में क्या हो जाएगा प्लस। 35 दूनी 70, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, क्या 630 आया क्या? 630 में 27 को जोड़ दो, आंसर क्या आ जाएगा, 657/8। उत्तर कौन सा आ जाएगा, बी। हाँ कर सकते हैं, नहीं आ रहा है। अल्फा का मान निकाले, क्या आया, माइनस 35 दूनी 70 हो गया। आएगा कहीं नहीं आएगा, नहीं कैसे आएगा? तरीका चेंज होने से क्वेश्चन का आंसर थोड़ी अलग आ जाएगा। मान निकाल लो, ये देखो मूल का मान निकाल करके निकालना चाह रहा है, वैसे भी निकाल सकते हैं। 35 दूनी हो रहा है 70, क्या माइनस 10 प्लस 7 होगा क्या? माइनस 10 में प्लस 7 को जोड़ोगे माइनस 3 आएगा, गुना करोगे माइनस 70 आएगा, साइन कर देंगे चेंज, ऑफिशिएंट से कर देंगे डिवाइड। 5 का क्यूब करोगे, ये 5 आ गया ना, अल्फा का क्यूब 5 का क्यूब करोगे 125, 5 सत्ते 49 सत्ते 100, 343, 343 बटे क्या आ जाएगा ये, हाँ क्या, यहाँ पे ना, यहाँ पे माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा 343 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, 125 अठे क्या आता है 1000, 1000 से 343 को घटा दो 657/2, ये हो गया उत्तर। अरे भाई 8 लिख लो, भावनाओं को समझा करो भाई थोड़ा बहुत अपना। चले आगे, देखो यहाँ पर 2 to the power 2x माइनस 10 इंटू 2 to the power x प्लस 16 बराबर 0 है। मूल क्या है, क्वेश्चन पूछा है मूल क्या है। यहाँ देखो x का मान हमें निकालना है। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x पर पावर 2 माइनस 10 इंटू 2 to the power x प्लस 16 बराबर क्या है 0। हम यहाँ से इसको a मान सकते हैं क्या, a का स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 बराबर 0। लो निकाल लेते हैं, a का मान निकाल लेते हैं। a का मान निकाल लें, ये क्या है 16, क्या माइनस 8 माइनस 2 होगा क्या, साइन कर देंगे चेंज, साइन कर दोगे चेंज, तो a का मान एगो आया 8 और a का मान एगो क्या आया 2। a हम लोग किसको माने हुए थे, 2 का पावर x को, a किसको माने हुए थे 2 का पावर x को, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3। क्या x का मान 3 आएगा क्या, a किसको माने हुए थे 2 का पावर x को, और ये 2 का पावर क्या है 1। बेस बेस बराबर तो पावर भी बराबर, x का मान आ गया 3, x का मान आ गया 1, x का मान आ गया 1, x का मान क्या आ गया 3।
चले आगे, खत्म हो गया। देखो ना अगला शुरू हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं। अरे परसों तक खत्म वो करना है, परसों नहीं शुक्रवार तक। ब्याज की गणना 10 मासिक आधार पर करने पर x रुपया की राशि 12% प्रति वार्षिक दर से 2.5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 50,578 रुपये होती है। तो x का मान ज्ञात करें। देखो कैसे निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज सबसे आसान टॉपिक होता है, लेकिन बात पे ध्यान देना पड़ेगा तब। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% है, ये तो 12 महीने के लिए ना जी, तो 1 महीने के लिए कितना परसेंट? 1%। 1 महीने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में बोला 10 महीने के लिए, तो बताओ 10 महीने के लिए कितना परसेंट? 10 महीने। 1 वर्ष, यहां पर जो टाइम दिया हुआ ये 2.5 वर्ष है। कितना वर्ष है? 2.5 वर्ष। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 12 दूनी 24, 6, 30 महीना को 10-10 महीना के दर से क्या बार बोल सकते हैं? 3 को 10 महीना हो गया। कितना 10 महीना हो गया? मिश्रधन हो गया है 50,578। एक्स का मान ज्ञात करें, यानी मूलधन ज्ञात करें। हम यहाँ पर रेशियो से निकालेंगे इस क्वेश्चन को। 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है? 1/10। 1 वर्ष का जो रेशियो होगा ये हो जाएगा 10 से 11। 10 से 1 बढ़ेगा तो क्या होगा? 11। 3 वर्ष का जो रेशियो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? बोलोगे सर वर्ष का है लिख रहे हैं इसको। वर्ष इसलिए लिख रहे हैं कि वर्ष ये बोला है कि 10 महीना का हम 1 वर्ष मानेंगे। कितना महीना का? बैंक वाला को जब पैसा जमा करोगे ना तो बोलेगा हम 15 महीना को 1 वर्ष मानते हैं। तुम सोचोगे हमको तो 12 महीना में पैसा मिलेगा। जैसे जाओगे फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, गए 1 लाख रुपया जमा कर, 7.2% रेट है, तुम्हें लगा कि 7200 रुपया हमें आज 17 सितंबर को जमा कर रहे हैं और 17 सितंबर 2025 को निकालेंगे तो 7200 रुपया ज्यादा मिलेगा। तब वो तुमको क्या समझाएगा जानते हो? हमारे यहाँ 15 महीना का 1 वर्ष होता है, तो 12 महीने के बदले 3 महीना ज्यादा रख लिया हो, नहीं रख लिया। तो ये बोला कि हमारे यहाँ 10। अब जब ये तो हुआ जब हम उसको देने का बारी आया, जब उसको देने का बारी आएगा तो बोलेगा मेरे यहाँ 10 महीना का 1 वर्ष होता है। उल्टा, तो 10 महीना का एगो कंपाउंडिंग ईयर है, तो 3 को 10 महीना आ गया तो 3 को ईयर आ गया कंपाउंडिंग। बात समझ में आ रहा है? और जब भी 1 वर्ष का रिलेशन रहे और 3 वर्ष का रिलेशन निकालना हो तो हम क्यूब कर देते हैं। 10 का क्यूब, 11 का क्यूब। ये जो है ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रिंसिपल। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अमाउंट को, मिश्रधन को। और यही क्वेश्चन में बोला है कि मिश्रधन बराबर है 50,578। 50,578 हमें निकालना है 10 का क्यूब यानी 1000। हम यहाँ पर 11 से काटना शुरू करेंगे। 11 से काटना शुरू करिए। 50,578 है बटे क्या लिखोगे? 11 गुना 11 गुना 11 और गुना किसे कर दोगे? 1000 से। 11 से काटो, बारी बारी से काटो, कोई धड़पड़ी नहीं है, आराम से काटो। 11 चौका 44, 11 चौका 44। नहीं कटा क्या जी? ये कैसे हो गया? ओहो 2.5 वर्ष है, 10 महीना नहीं। देखो ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर x रुपया की राशि 12% के दर से 2.5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 50,578 है। 11 चौका 44, ये 6 बचेगा। 11 चौका 44 बच गया 6। 11 पचे 55, 11 9 99, 11 8 88। फिर 11 से काटो। 11 चौका 44, 11 इकाई 11, 11 8 88। फिर 11 से काटो। 11 तिया 33, 11 8 88। 38 को 1000 से गुना कर दोगे, उत्तर आ जाएगा 38,000। कितना आ जाएगा उत्तर? 38,000। ऑप्शन नंबर बी। ये 10 महीना का है। कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा बड़ा वीडियो, लगभग 10 या 11 घंटे का पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर और बेसिक से और ज़्यादा समझना है तो प्लेलिस्ट में जैसे जाओगे तो महामैराथन क्लास का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आकर के कंपाउंड इंटरेस्ट को बढ़िया से समझ लोगे और बढ़िया से। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा क्वेश्चन, लगभग उसमें 130-135 क्वेश्चन के आसपास करवाए हैं या ज़्यादा है? ज़्यादा है। चले आगे, अभी तक लिखिए रहिए तुम लोग। इतना में तो दिल्ली से आ जाते पैदल। देखो अगला क्वेश्चन। 22,100 रुपये की धनराशि को तिमिर और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि यदि दोनों अपने हिस्सों का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करते हैं तो 18 वर्ष बाद परिपक्वता पर मोनाली को दे धनराशि 20 वर्ष बाद परिपक्वता पर तिमिर को दे धनराशि के समान होगी। प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा कितना है? देखो इस बात पे ध्यान दो। 2 तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तरीका हम थोड़ा सा बेसिक समझाते हैं और फिर उसके बाद इसको शॉर्ट में समझाएंगे। टोटल रुपया कितना बांटा गया है? 22,100। टोटल रुपया कितना बांटा गया? 22,100। अब हुआ क्या, यहाँ पर 2 व्यक्ति है, एक का नाम है तिमिर, एक का नाम है मोनाली, और ऐसे बांटा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। तो 18 वर्ष बाद मोनाली को जो मिश्रधन आएगा और 20 वर्ष बाद जो तिमिर का मिश्रधन आएगा वो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 10% को क्या हम लोग 1/10 बोलते हैं क्या? और एक में अगर 1/10 को जोड़ दोगे तो क्या 11/10 हो जाएगा क्या? हम इसको पहले बेसिक से बनाते हैं। जैसे मोनाली है, मोनाली को मान के चलो m रुपया मिला और m रुपया मोनाली को मिला है और प्रत्येक वर्ष 11/10, 11/10, 11/10, 11/10 लगातार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अरे ये समझ रहे हो? ये होता है ना जी, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुना 1 + r/100 टू द पावर n। यही होता है।
तो r के जगह पे 10 रखो, 10/100 रखो, आ जाएगा 1/10। एक में जोड़ दोगे तो आ जाएगा 11/10। n का मतलब क्या होगा? पावर n। समय, मोनाली को m रुपया मिला, मोनाली को m रुपया मिला, 11/10 हो गया। कितने वर्ष तक ऐसा ऐसा होगा? 18 वर्ष तक। तो हम बोलेंगे 11/10, 11/10, 11/10 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कितना वर्ष तक बढ़ेगा? 18 वर्ष तक। यानी पावर में क्या लगा दिए? 18। जबकि तिमिर को अगर t रुपया मिलता है तो तिमिर का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% ही है। एक वर्ष में इसका 11/10 हो जाएगा। लेकिन तिमिर का कितना वर्ष के बाद? 20 वर्ष के बाद जो प्राप्त मिश्रधन होगा, दोनों क्वेश्चन में कहा जा रहा बराबर होगा। दोनों क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? बराबर होगा। अब मोनाली बटे इस तिमिर को 3 नीचे लिख लो। क्या बेस जब बराबर होते हैं तो पावर घट जाता है क्या? कब पावर घट जाता है? जब इसके ये नीचे आएगा, यानी डिवीजन का साइन होगा। 11/10 पर पावर 20 बटे 11/10 पर पावर 18। तो इसके बटे में अगर आ गया है तो 20 में से 18 को घटा करके क्या 11/10 पर पावर 2 लिख देंगे क्या? और 11/10 पर पावर 2 लिखोगे तो यह आएगा 121 और ये क्या आएगा? 100। यानी मोनाली को अगर m रुपया मिल रहा है तो m रुपया 121 को रिप्रेजेंट करेगा, और तिमिर को t रुपया मिल रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 100। कुल मिलाकर के जो हमारे पास टोटल मूलधन आ जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो हम बोलेंगे 221, और यही 221 बराबर 22,100 के। तो 1 यूनिट बराबर किसके आएगा? 100 के। 1 यूनिट बराबर किसके आएगा? 100 के। क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है, प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा, तो मोनाली का हिस्सा 121 को किससे गुना कर दोगे? 100 से। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 12,100। आंसर क्या आ जाएगा? 12,100। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी। लिखो इसको। बुला लो सर को, बुला लो, रीजनिंग वाले सर को बुला लो। सेकेंड मेथड ये समझ में आ गया? लिखो लिखो जल्दी से। और ये समझ में आया? बिल्कुल बेसिक है ये जो हम अभी बताए हैं। क्या बताए हैं? बिल्कुल बेसिक। और इस क्वेश्चन को इससे भी ज्यादा स्पीड में बनाया जाता है, बेसिक को ही सही ढंग से समझ लिए तो। हो गया? देखो ऐसे सोचो, अगर बोल देता मोनाली का 118 वर्ष के बाद, कितना वर्ष के बाद? 118 वर्ष के बाद, और तिमिर का 120 वर्ष के बाद, तब भी 120 में से 118 घटाते तो कितना आता? तो इसका मतलब 118 120 से मतलब नहीं है, दोनों के अंतर से मतलब है, दोनों के अंतर से मतलब है। ऐसे सोच के चलो, ध्यान से देखो, ये मोनाली है और ये क्या है? तिमिर है। इसको 18 वर्ष के बाद मिलेगा, बैंक देगा, और इसको कितना वर्ष के बाद देगा? हमें जो मेन लेना है वो लेना है इस दोनों का अंतर। इस दोनों का अंतर कितना वर्ष है? बोलो 2 वर्ष। अंतर कितना वर्ष है? देखो सीखना है इसको। 1 मिनट सर। 2 वर्ष का यहाँ पर कितना है? अंतर दिया हुआ है। ध्यान से सुनने का कोशिश करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है? 1/10। तो हम कहेंगे कि 10 से ये 1 बढ़ करके क्या होगा? 11। लेकिन 2 वर्ष में 10 का स्क्वायर से क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर, यानी 100 से 121। अब यहां पर सोचना यह है कि 121 किसको दें और 100 किसको दें। बैंक वाला जिसका पैसा ज्यादा दिन रखेगा हम उसको कम पैसा देंगे, हम उसको क्या देंगे? और बैंक वाला जिसका पैसा कम दिन रखेगा हम उसको ज्यादा पैसा देंगे। जिसका बैंक वाला ज्यादा रखा तो बढ़ा के देगा ना जी, और हम उसको अगर कम दिए हुए रहेंगे तब बढ़ेगा इधर, इधर एक को ज्यादा दिए हुए इधर कमेगा, तो दोनों जुट करके सेम हो जाएगा क्या? तो यहां पर बैंक वाला 18 वर्ष तक रखा किसका पैसा? मोनाली का। तो हम किसको देंगे ज्यादा? हम देंगे मोनाली को ज्यादा। मोनाली को ज्यादा देंगे। 100 और 121 में किसको ज्यादा दिए? मोनाली को। कम किसको देंगे हम? तिमिर को, क्योंकि बैंक वाला इसका ज्यादा दिन तक पैसा रखा।
बैंक वाला कितना दिन तक पैसा रखा? ज्यादा दिन तक। तो जिसका बैंक वाला ज्यादा दिन तक पैसा रखेगा हम उसको कम पैसा देंगे, जिसका बैंक वाला कम दिन तक पैसा रखेगा हम उसको ज्यादा पैसा देंगे, और इसी रेशियो में पैसा बांटेंगे। रेशियो अगर यहां पर 2 वर्ष का रिलेशन है तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। 3 वर्ष का रिलेशन रहता तो 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब। 21 वर्ष का रिलेशन रहता तो 10 और 11। लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कोई ना कोई तो बड़ा छोटा होगा ना जी। तो बैंक वाला जिसका कम दिन पैसा रखेगा हम उसको ज्यादा पैसा देंगे, बैंक वाला जिसका ज्यादा दिन पैसा रखेगा हम उसको कम पैसा देंगे, और इसी रेशियो में पैसा बांट देंगे। टोटल आ गया 221। 221 यूनिट बराबर 221 100 के। तो 1 यूनिट बराबर किसके आएगा? 100 के। तो जल्दी बताओ, हमसे पूछा जा रहा है मोनाली के द्वारा पैसा। तो 121 को किससे गुना कर देंगे? 100 से। उत्तर आ गया 12100। ठीक है। हाँ, अब दोनों का रेट सेम रहेगा तब, बिना रेट तब तो दोनों अलग अलग हो जाएगा रेट, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ठीक है, आइए सर, बाकी कल इसको हम लोग खत्म भी कर देते हैं। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। बैठ जाइए। तैयार? तो ब्लड रिलेशन का कितना क्वेश्चन हुआ था? कितना? 5 को हुआ था। अगला 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और उसके बाद क्या? इनइक्वालिटी। उसके बाद क्या देखने वाले हम लोग? इनइक्वालिटी। बैठ जाइए सब लोग। क्वेश्चन ले आए? 6 नंबर से होना है, यही ना? रक्त संबंध कहां से? 6 नंबर से। तैयार? बना था बाकी 5 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाकी के क्वेश्चन को आज देखते हैं। रेडी? चलो। तो कह रहा है कि करण का एक भाई, क्या दिया हुआ है? करण का एक भाई कौन है? नहीं पता अभी, दे दिया। तो करण का एक भाई जिसका नाम क्या है? प्रेम, और एक बहन नाम क्या है? निशा। किसका? करण। मतलब मान लो ये करण है, करण का एक भाई कौन? प्रेम, और एक बहन कौन? निशा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? एक भाई प्रेम और एक बहन निशा है। कह रहा करण की पत्नी नज है। करण की पत्नी कौन है? नज। तो करण की ये पत्नी हो गई तो करण उसका कौन हो जाएगा? पति। तो करण की पत्नी नज है, और उनकी एक बेटी नक्ष है, और इनकी एक बेटी नक्ष है। कोई दिक्कत? उनकी एक बेटी नक्ष। नक्ष ने निशा के बेटे अकबर के साथ शादी कर ली। नक्ष ने किसके साथ? निशा के बेटे अकबर के साथ शादी कर ली। तो निशा का बेटा कौन? अकबर। निशा का बेटा कौन? अकबर। और नक्ष ने किससे शादी कर ली? क्लियर? तो नक्ष की शादी किसके साथ? अकबर। तो नक्ष ने निशा के बेटे, निशा ये रहे, निशा के बेटे अकबर के साथ शादी कर ली, और उसकी एक बेटी रिया है। अच्छा, किसकी एक बेटी? अकबर की या नक्ष की एक बेटी रिया, दोनों का मतलब एक ही ना है। अब इसकी एक बेटी है कौन? रिया। हो गया, क्वेश्चन बन गया। सवाल क्या पूछ रहा है जल्दी बताइए? कह रहा है नक्ष और निशा के बीच में। तो नक्ष और निशा में क्या संबंध हो जाएगा? भतीजी और बुआ, पक्का? तो ये कौन हो जाएगी? बुआ। ये कौन हो जाएगी? भतीजी। बहन होगी क्या? नहीं। माँ और बेटी होगी क्या? नहीं। दादी पोती होगी क्या? तो क्या हो जाएगी? भतीजा। और वैसे एक रिश्ते से सास भी लगेगी, है ना? एक रिश्ते से सास भी लगेगी, लेकिन ऑप्शन से क्या जाना पड़ेगा आपको? ऑप्शन से
बी ही जाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए लिखना है, लिख लो जल्दी से, आगे बढ़े। क्या रहता? तो दोनों ऑप्शन रहता, तो एक ऑप्शन और रहता, तब डाटा अपर्याप्त है, अज्ञात, यहीं क्या सकता, निर्धारित नहीं, क्या कोई एक ही को नहीं देगा। सवाल भी ऐसा ही पूछेगा वो जिसका आंसर आ पाए। अच्छा मान लीजिए ऐसा सवाल पूछेगा, एक किसी काम को 15 दिनों में खत्म करता है, एक किसी काम को 15 दिनों में काम खत्म करता है, अब बी उसी काम को 18 दिनों में खत्म करता है, तो बताइए ए और बी को मिला करके कितने साधारण ब्याज प्राप्त होंगे? पूछेगा, बोलिए, पूछेगा। तो सवाल ऐसा पूछेगा जिसका उत्तर आ पाए। क्लियर ना? चलो अगला सवाल, 7वां नंबर। एक लड़का और लड़की एक पार्क में खेल रहे थे। एक लड़का और एक लड़की पार्क में खेल रहे थे। लड़की के नाना की इकलौती बेटी। अच्छा ये बताओ, नाना की इकलौती बेटी को हम लोग क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। मतलब आपको मौसी नहीं है, तो नाना की मतलब लड़की के नाना की इकलौती बेटी मतलब लड़की की माँ। अब लड़की की माँ कौन है? तो लड़के के पिता की बहन है। लड़के के पिता की बहन मतलब बुआ है। इधर से लड़की की माँ और उधर से लड़के की बुआ, इधर से लड़की की माँ और उधर से बुआ। तो लड़का लड़की से कैसे संबंधित है? कजन का रिश्ता नहीं हो गया? बताओ डायरेक्ट बन गया कि नहीं बन गया? अब मैं आपको इसको बना के दिखा देता हूं। लड़की के नाना, मान लो ये लड़की है, लड़की के नाना मतलब माँ के पिता, बोलो हाँ कि ना? तो लड़की के नाना की इकलौती बेटी, ये खुद ना, लड़की के नाना की इकलौती बेटी मतलब की माँ। कौन है ये लड़के के पिता की बहन है। मतलब ये बहन है किसकी? पिता के। किसके पिता के? लड़के के पिता के। ये लड़का हो गया। लड़का लड़की का कौन है? माँ के भाई, मामा का लड़का। मामा के लड़के को हम लोग क्या कहते हैं? ममेरा भाई कहते हैं। ममेरा भाई। विकल्प जी, विकल्प जी। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ये पढ़ करके बनने वाला सवाल है, ये हरकतें बंद करो, है ना? जो डायरेक्ट जिसकी जितनी औकात उतने समय देना है क्वेश्चन में। बोलो क्लियर? ऑनलाइन वालों जल्दी से कमेंट करो। चलो अगला 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 सवाल ये रहा, बोलो 8वां। एक लड़का और एक लड़की से कहता है। एक लड़का किससे? एक लड़की से कहता है। कहने वाला व्यक्ति कौन? लड़का। किससे कह रहा है वो? लड़की। एक लड़का एक लड़की से कहता है, क्या कहता है? तुम्हारे पिता की पत्नी। अच्छा तुम्हारे मतलब कौन भाई? क्योंकि लड़का कहता है लड़की से, तो तुम्हारे मतलब लड़की के पिता की पत्नी मतलब लड़की की माँ। मतलब इधर से लड़की की माँ, इधर से मेरे मतलब कौन? लड़का। तो लड़की के पिता की पत्नी मतलब लड़की की माँ कौन है? तो लड़के के नानी की इकलौती बेटी मतलब माँ है। ले मतलब उधर से लड़की की माँ, इधर से लड़का का माँ, सेम है ना? मतलब लड़का लड़की में क्या रिश्ता? भाई बहन का। तो यह लड़का लड़की का कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भाई। बोलो कोई दिक्कत? डायग्राम से बनाना है। तुम्हारे मतलब लड़की के पिता की पत्नी। कॉमन आदमी कौन है? यही ना, लड़की के पिता की पत्नी। कौन है ये? तो ये मेरे नानी की इकलौती बेटी। किसकी इकलौती बेटी? नाना जी के। नाना या नानी? नानी। नानी की इकलौती। अच्छा ये नानी है मतलब लड़का यहां होगा कि नहीं? तो दोनों में सगे भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सगे भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। तो दिक्कत? अगला सवाल 9 नंबर देखो। इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाए? स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है ये। सबसे पहले देखो ये कुछ नहीं किया है, ब्लड रिलेशन में इसको वो कोड कर दिया है। कोड देखने का तरीका सबसे पहले देखो, ये क्या बताना चाह रहा है? कितने सिंबल है बोलो? पहला क्वेश्चन है, थोड़ा लिख के बताते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। @ है, परसेंट है, स्टार है, हैशटैग है, एक्सप्लेनेशन और एंड। इतना ही है ना जी? बता। @ का मतलब सास, परसेंट का मतलब बच्चा मतलब बेटा या
बेटी। बच्चा मतलब बेटा या बेटी। ये अच्छे लेवल का सवाल है और सबसे नया क्वेश्चन है ये, याद रखना। फिर देखो स्टार का मतलब पिता या माता। देखो संभावनाएं ज्यादा है कि नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे इधर प्रीवियस में। मतलब पिता या माता। हैशटैग का मतलब सहोदर। सहोदर किसको कहते हैं, कोई बता सकता है? अपना भाई या बहन को क्या कहते हैं? सहोदर। सहोदर हो गया। फिर पुत्रवधू। पुत्रवधू मतलब पुत्रवधू मतलब बहू। पुत्रवधू बहू। अब बताओ एंड का मतलब विवाहित। अविवाहित का मतलब पति या पत्नी। बोलो विवाहित का मतलब क्या होगा जी? पति या पत्नी। कोई दिक्कत? अब दूसरा चीज ये देखना है कि ये तो खैर सर यहीं से हम देख सकते थे। हाँ दूसरा देखना है कि सारा लैंग्वेज में फॉरवर्ड रिलेशन है कि रिवर्स। हर जगह पर क्या कह रहा है? टी एक्स की सास है, टी बच्चा है, टी माता या पिता है, टी सहोदर है, टी पुत्रवधू, टी। सब कोई किसके बारे में बात कर रहा है? टी। हर जगह पर टी कहाँ है? बाईं तरफ। हर जगह पर टी कहाँ है? सिंबल के बाईं तरफ, है कि नहीं? इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिलेशन। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिलेशन कहते हैं। अगर यहीं पर रहता किसी दो में या सब में एक्स टी की सास है, तब तो एक्स दाईं तरफ है ना, तब ये क्या हो जाता? रिवर्स रिलेशन होता। यहां तक कोई दिक्कत? इसका मतलब जहां भी स्टार दिखे, स्टार का मतलब बाएं साइड वाला, स्टार के बाएं साइड वाला, दाएं साइड वाले का या तो पिता या माता होगा। एट द रेट का मतलब बाएं साइड वाली दाएं साइड वाले का सास हो जाएगी। ये बेटा या बेटी, ये सहोदर, पुत्रवधू, ये पति या पत्नी। कोई दिक्कत? अब देखो ये एक समीकरण दिया गया है ना। अब इसको बनाते हैं। कह रहा आर के पति का, आर के पति एच से कैसे संबंधित है? तो ये रहा आर। अगर ये पता चल जाए कि आर एच का कौन, तो आर के पति एच का कौन, ये ना पता चल जाएगा जी। तो मान लीजिए कि ये आप है। ये कौन है? आप। आपका ये कौन, क्योंकि सारा सिंबल तो इधर। एंड मतलब बोलो क्या है? एंड मतलब डिवाइड। अब मतलब आपका ये पति या पत्नी, आपका ये पति, पिता लिखने लगे, आपका ये पति या पत्नी। आपका जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो आपके पति या पत्नी, अब उनका कौन? स्टार का मतलब पिता या माता। ले, पिता या माता, पिता या माता। उनका ये कौन? एक्सप्लेनेशन का मतलब पुत्रवधू, 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 है ना। तो बस सवाल है आर के पति का आपसे। मान लो आपके पति या पत्नी के माता पिता मतलब सास या ससुर, और सास या ससुर की पुत्रवधू। सास या ससुर की पुत्रवधू कौन लगेगी? सास या ससुर की पुत्रवधू कौन लगेगी? बोलो बहन लगेगी क्या? बोलो नहीं। ठीक है। अच्छा आर के पति ना, आर के पति आपके कौन लगेंगे? यही ना। चलो इसको बना ही लेते हैं, सबसे बढ़िया। ये बताइए, पूरा बनाओ पहले। एच का ये कौन? बोलो जल्दी से। दो सिचुएशन बन रहा है, यही ना। एच का ये कौन, तो एंड का मतलब क्या दिया हुआ? बोलो जल्दी से। विवाहित। मतलब एच विवाहित है किससे? एच विवाहित है किससे? एस से। एच विवाहित है किससे? एस से। एस का ये कौन? स्टार का मतलब क्या दिया हुआ? बोलो पिता या माता। एस के माता या पिता कौन हो जाएंगे? बोलो एस के माता या पिता कौन हो जाएंगे? पी। पी मतलब माता या पिता। एक काम करते हैं ना, एक में पिता कर लेते हैं, एक में माता कर लेते हैं। कोई दिक्कत? फिर देखो पी का ये कौन? एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या दिया? पुत्रवधू। अच्छा पी का पुत्रवधू, पी का पुत्रवधू कौन है? आर। तो पी का पुत्रवधू मतलब आर यहां पर हो जाएगी कि नहीं? पी का पुत्रवधू, पी का पुत्रवधू आर, यही ना होगा जी। पी का पुत्रवधू आर। आर का ये कौन? बोलो। हैशटैग का मतलब क्या दिया हुआ है? हैशटैग का मतलब सहोदर। आप आर का सहोदर बी। खैर उससे कोई मतलब है? सवाल क्या है वो तो देखो। सवाल का जवाब तो ऐसे ही आ गया। कह रहा आर के पति का एच से क्या रिश्ता? आर के पति का एच से क्या रिश्ता? तो कोई भी होगा पति या पत्नी का भाई, पति या पत्नी का भाई, यही ना होगा जी। पति या पत्नी का भाई। अब पति या पत्नी के भाई को क्या कहते हैं? साला देवर, है कि नहीं? पत्नी का भाई होगा तो साला, अब पति का भाई होगा तो देवर। कोई दिक्कत?
डायरेक्ट भी बन जाता। आपके पति या पत्नी के माता या पिता, सास या ससुर, सास या ससुर की पुत्र वधू, क्योंकि आप दोनों तो पति पत्नी हो गए, तो सास या ससुर के पुत्र वधू को क्या कहिएगा आप? और उसके पति को या तो देवर या तो साला। अब वैसे भी पुत्र वधू का पति कौन हो जाएगा? बेटा नहीं होगा जी। और सास या ससुर के बेटा को क्या कहते हैं? दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। मान लो मेरी पत्नी, अगर मेल रख करके भी देते हैं, एक फीमेल में भी, मान लो अगर कोई मेल है तो उसकी पत्नी के माता पिता सास या ससुर, और सास या ससुर की पुत्र वधू कौन होती है? सास या ससुर की पुत्र वधू का पति, क्योंकि आ रहा हुआ पुत्र वधू और उसके पति के बारे में है, तो पुत्र वधू का पति हमेशा क्या होता है? बेटा होता है। अरे पुत्र वधू, आपके पुत्र वधू का पति कौन कहलाएगा? बेटा ना। तो सास या ससुर का बेटा, अब तोड़िए, तो मेरे सास या ससुर का बेटा मेरा कौन लगेगा? साला। और अगर कोई फीमेल होगी तो सास या ससुर का बेटा देवर। कोई दिक्कत? अगला, कितना अच्छा सवाल था ये। नहीं, चलो उसी पर संबंधित है ये। नहीं, भी आपसे कैसे संबंधित है बोलो? भी आपसे कैसे संबंधित है? एक्सप्लेनेशन और एंड। क्या दिया हुआ है? एक्सप्लेनेशन मतलब पुत्रवधू, और एंड का मतलब विवाहित, पुत्रवधू से विवाहित, यही ना जी, पुत्रवधू। आपका ये कौन? पुत्रवधू से ये विवाहित है तो पति, इसका ये कौन हो जाएगा? पति। तो आपकी बहू का पति बेटा नहीं लगेगा? भी आप से ये पुत्रवधू है तो ये फीमेल ना हो गए, ये मेल हो गया, तो आपका ये कौन? आपके पुत्रवधू का एंड मतलब क्या दिया हुआ था जी? विवाहित। एंड मतलब विवाहित। अब इसका विवाह इसके साथ, ये पुत्रवधू है, ये देखो ना, आपके पुत्रवधू का मतलब देखो, आपका पुत्रवधू कौन? बोलो जल्दी से। कोई दिक्कत? एल का विवाह इसी से ना हुआ है। एंड का मतलब एल का विवाह किससे? वी से। तो वी आपका बेटा होगा। क्या हो जाएगा? बेटा। तो वी एफ से कैसे संबंधित है? वी एफ से कैसे संबंधित है? काटो और यहां पर बेटा करो। काटो और बेटा करो, वहां बेटा आंसर होगा। बी नंबर कैसे कर दीजिए? दामाद है, वो बहू है, उसकी शादी इसके बेटे से ही ना होगी। बोलो, दामाद कैसे कर दिए जी? क्या दिया हुआ? देखो, एक्सप्लेनेशन का मतलब पुत्रवधू। अब पुत्रवधू का विवाह किससे होता है? बेटे से ना जी। सिंपल सा क्वेश्चन है। पुत्रवधू का विवाहित, पुत्रवधू का एंड मतलब क्या? विवाह। अब पुत्रवधू का विवाह किससे हो जाएगा? बेटा से। आंसर नहीं मिलाना है। तो चलो अब आगे बढ़े इनइक्वालिटी की तरफ। क्या तैयार हो सब? मैंने दामाद बना दिया सर, गलत। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं किस पे? इनइक्वालिटी। क्या? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में देखो बस कुछ चीजें हैं, उसको समझ करके रखो। तो तैयार सब लोग? अब एकदम ध्यान से देखो। जो लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो देख लो। क्या बस ये बॉक्स को ध्यान में रखना है। यहां पर क्या रखना है? ग्रेटर, और उसके बगल में ग्रेटर इक्वल, बीच में बराबर, ये स्मॉलर, ये स्मॉलर इक्वल। क्लियर? पोजीशन पहले देख लिया ना। याद रखिएगा, रिलेशन जब भी बनेगा इन तीनों के बीच में बनेगा, या तो इन तीनों के बीच में बनेगा रिलेशन। रिलेशन जब भी बनेगा या तो इस तीनों में बनेगा या तो इस तीनों में बनेगा। मान लो, मैं एक चीज पर बताता भी था, मान लो ये पापा मम्मी है। कौन है ये? पापा मम्मी। ये हो गए चाचा चाची। अब पापा मम्मी का चाचा चाची से झगड़ा हो गया है, अब रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। ये हो गए आप, आपसे किसी का झगड़ा थोड़ी है, पापा मम्मी का चाचा चाची से है, आपका थोड़ी झगड़ा है बोलो? नहीं। तो रिलेशन किन में बन सकता है? पापा मम्मी और आपके बीच,
या तो चाचा चाची और आपके बीच रिलेशन बन सकता है। याद रहेगा ना आज के बाद, ये याद रहेगा ना किसके बीच रिलेशन। तो पापा कौन है? ग्रेटर। मम्मी कौन है? ग्रेटर इक्वल। बड़ा हो गए पापा, बड़ा है बराबर मम्मी। छोटा हो गए चाचा, छोटा है बराबर चाची। इक्वल टू कौन हो गए? आप उल्टा सीधा एक समान है। ऐसे भी देखा जाए तो उल्टा सीधा एक समान है, तो बराबरों का उल्टा सीधा एक समान। तो पापा मम्मी का झगड़ा हो चुका है, किसके साथ? चाचा से। दोनों अब अलग रहते हैं, लेकिन आप जहां मर्जी वहां रह सकते हैं, है ना। आपसे किसी का झगड़ा नहीं है, ये चीज समझ गए ना। अब ये बताओ, पापा मम्मी और आप में वैल्यू किसकी होगी? जब तक पापा है तब तक पापा की वैल्यू। अब पापा बाय द वे नहीं है, खाली मम्मी और आप है, तो अब पापा मम्मी दोनों नहीं है, खाली आपे हैं, तो समझ गए। उसी तरह से मान लो यहां बात करते हैं, चाचा चाची आप तीनों आदमी हैं, तब किनकी वैल्यू होगी? चाचा के रहते हुए चाची आपकी वैल्यू होगी? नहीं। उसी तरह से पापा के रहते हुए मम्मी आपकी वैल्यू होगी? कभी नहीं हो सकती। तो बताओ, चाचा के रहते हुए चाचा की वैल्यू, चाचा बाय द वे नहीं है, खाली चाची आप है, तब चाचा चाची दोनों नहीं है, तब ऑल इन ऑल आप। समझ गए ना। तो दो चीज समझना, रिलेशन किन के बीच में बनेगा, वैल्यू कहां किन की होगी। तो सबसे अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, तो फर्स्ट वैल्यू किसकी? बड़ा की। बड़ा मतलब पापा। सेकंड वैल्यू किसकी? मम्मी की। और थर्ड वैल्यू किन की? ये। अब चलिए इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। इसमें फर्स्ट वैल्यू किन की? लेस देन। सेकंड वैल्यू किसकी? चाची, है ना। थर्ड वैल्यू आपकी। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? दो चीज तो समझना है इनइक्वालिटी में, कुछ भी नहीं समझना। किसके भी संबंध बनेगा और किसकी वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी। अब देखो, इसको कहते हैं सीधी चाल। क्या कहते हैं? सीधी चाल। इसको कहते हैं उल्टी चाल। इसको कहते हैं, एकदम छोटा छोटा सारा क्वेश्चन एकदम तुरंत खत्म हो जाएगा। सीधी चाल और सीधी चाल जब भी हो, सेम सिंबल लेना है। क्या करना है? सेम सिंबल लेना है। और उल्टी चाल में उल्टा सिंबल लेना है। क्या करना है? उल्टा सिंबल लेना है। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? बोलो, नहीं ना। उसके बाद कंबाइन कैसे किया जाता है? जैसे कि कथन मान लो दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, ए बड़ा है बी से, बड़ा है बराबर सी से, सी बड़ा है बराबर डी बराबर एफ, और एफ छोटा है बराबर के। एफ छोटा है बराबर के। तो अगर कॉमा के दोनों साइड सेम एलिमेंट है, कॉमा के दोनों साइड सेम एलिमेंट है, कॉमा के दोनों साइड सेम, मतलब ये ऑलरेडी कंबाइंड है, ये ऑलरेडी कंबाइंड है, ये ऑलरेडी कंबाइंड है। जो कंबाइन किया हुआ नहीं रहेगा उसको कैसे कंबाइन करेंगे, अगले पॉइंट में हम लोग वो सीखेंगे। पहले तो इसको जल्दी से लिख लो। जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो ना जी, उसका एक क्वेश्चन आज सोच रहे बता दे, बोहनी आज कम से कम कर दे। हो जाएगा बोहनी? हाँ हो जाएगा। वैसे पापा में भी कंसेप्ट रख सकते हैं, सिंपल याद रखो ना कि रिलेशन जब भी बनेगा इस तीनों में या तो इस तीनों में, मतलब अपोजिट सिंबल में रिलेशन नहीं बना करते। जैसे ही अपोजिट सिंबल दिख जाए किसी सब्जेक्ट में, कहानी खत्म, कहानी खत्म। इनइक्वालिटी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस दिक्कत तभी तक है जब तक आप नहीं पढ़े। एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो इससे मोहब्बत हो जाएगी। रियली बहुत आसान हो गया। चलो
चलो अगला पॉइंट, ये तो कंबाइन है ऑलरेडी, कैसे पता चला? कॉमा के दोनों साइड सेम एलिमेंट है, मतलब ये ऑलरेडी कंबाइन। लेकिन अगर वो बदमाशी कर दिया तब क्या करोगे? अगर कथन में कंबाइन करके नहीं दिया, कथन कुछ इस तरह से दे दिया, मान लो जे छोटा है पी से, छोटा है बराबर आर से, ठीक है, उसका दे दिया के एस, क्या दे दिया? के बराबर एस से। उसके बाद के बराबर आर से, एम और एस। ठीक है, अब बताओ कॉमा के दोनों साइड सेम एलिमेंट है क्या? नहीं। कैसे कंबाइन करिएगा? कैसे कंबाइन करिएगा? किसी एक को लिख लेंगे, जी छोटा है किससे? अब पी छोटा है बराबर, अब आपको यहां आर चाहिए कि नहीं बोलो, तभी ना कॉमा के दोनों साइड सेम एलिमेंट। लिख लो आर, ले तो ये करेंगे, खाली लिख लो, खाली लिख लो। जैसे होता है ना, मान लो कि बाइक खरीदने की इच्छा हुई, अभी नहीं खरीद सकते हैं, पूछने करना है, जाना है मार्केट में, एगो हेलमेट खरीद के ले आना है, बाइक खरीदवाइए जाएगा, हेलमेट रहेगा तो। हेलमेट अगर खरीद लिए तो खरीदाई कहीं ना कहीं से खरीदिए लाएंगे, है कि नहीं है? तो हेलमेट खरीद कर ले आओ सबसे पहले, है कि नहीं? क्या? चलो तो बताओ आर 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 आर, चलो तो आर, आप बताओ आर इसमें है क्या? नहीं। आर इसमें है क्या? नहीं। यहां पर है, लेकिन आर दाईं तरफ है, हमको चाहिए बाईं तरफ। के आर को आर के लिखेंगे तो आपको कोई दिक्कत, लेकिन जब के आर को आर के लिखिएगा तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, पता है ना, ये हो जाएगा छोटा है बराबर। अब आपको यहां क्या चाहिए? के लिख लो पहले, ले तो आएंगे ही आएंगे, के लिख लिए। अब के यहां पर क्या इसको चेंज करना पड़ेगा क्या? नहीं। के एस है, के एस ही रहने दो, बड़ा या बराबर। फिर उसके बाद एम एस, यहां पर एस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एम एस को एस एम करना पड़ेगा, पलटे कि नहीं पलटे? तो ये वाला सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज। अब बोलो ये कंबाइंड हो गया, बोलो ये कंबाइंड हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब देखो क्वेश्चन कितना स्मूथली बनेगा, आइदर और कल पढ़ा देंगे, आइदर और एक बच गया है वो कल बता देंगे। आज क्वेश्चन पे आ जाए तो चले भाई लोग, बोलो जैसे सवाल पहले बताओ, स्टेटमेंट कंबाइंड है नहीं है ना? कर ले। स्टेटमेंट को कंबाइन कैसे किया जाता है पहले देखो, आर टी पहले लिख लीजिए, आर टी पहले लिख लीजिए, आर बड़ा है किससे? टी से। अब बताइए यूटी को टी यू कर ले, यूटी को टी यू कर लेंगे तो ये छोटा से क्या हो जाएगा? बड़ा। अब यूपी को सेम रहने देंगे, मतलब बोलो आप इसको आप भूल जाइए, हो गया ना, तीनों चीज लिख लिया ना। अब आंसर आपको उस पे देना है। कैसे चेक किया जाता है? ध्यान से देखो, पहला चेक करना है आर से यू, पहले देखो आर से यू में रिलेशन बनेगा तो हाँ बनेगा, अपोजिट सिंबल नहीं है, एक एक आदमी है, कौन कौन? पापा और पापा, तो रिलेशन भी बनेगा, वैल्यू भी क्या इन्हीं की होगी, पापा और पापा, तो रिलेशन बनेगा, वैल्यू किसकी है? क्या सही हो गया? टी से पी चलो, अच्छा टी से पी में क्या रिलेशन बनेगा? तो हाँ, क्योंकि अपोजिट सिंबल नहीं आया मतलब रिलेशन बनेगा। कौन कौन है? खाली पापा और पापा है, तो वैल्यू बनेगा, वैल्यू उसी की होगी। तो क्या कहिएगा? बोलो बोलो जल्दी से, पक्का? दोनों का दोनों, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, आंसर से सी चला जाएगा। बोलो क्लियर? थोड़ा और पढ़ा जाए, अगला 5 को तुरंत हो जाएगा। खाली आइदर वाला नहीं होता, आइदर वाला यहां नहीं है। देखो तो ये कंबाइन है क्या? अब इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंबाइनिंग, ये आसानी से कंबाइन नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स कंबाइनिंग। क्यों? कैसे पहचानेंगे सर ये कॉम्प्लेक्स कंबाइनिंग? क्योंकि पिछले वाले में कॉमन टर्म या तो लास्ट में था या तो फर्स्ट में, यहां पर दोनों में कॉमन टर्म कहां है? बोलो दोनों में कॉमन टर्म कहां है? बीच में। इसको कंबाइन करना भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स तब होगा ना जब कंबाइन करेंगे, हम बिना कंबाइन किए हुए ही क्वेश्चन बना देंगे, तब तो बिना कंबाइन किए हुए बनेगा। पहला एम से चल के आर जाना है, एम इसमें है और आर इसमें, खबरदार रुकावट के लिए खेद।
अब आपको एक जिला से दूसरे जिला में प्रवेश करना है, और दूसरे जिला में प्रवेश करना है तो एक ऐसा आदमी को लेकर के जाओ जो दोनों प्रांत को, नहीं तो कूट दिए जाएंगे आपको कोई पहचानेगा नहीं, ठीक है। अब पुराना आशिक समझ के कूट देगा आपको, है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको मिलना है आर से। आप कहां है, यहाँ। अब मिलना है आर से, रिस्क लीजिएगा डायरेक्ट। तो आप क्या करिएगा, एन जो है ना, एन को लेके चलते हैं। एन वहां का खेलल खिलाड़ी है, आप क्या करिएगा, है ना। तो आप करिएगा क्या, आप करिएगा क्या, एन के पास बोलिएगा। आप गए किसके पास, एन के पास। अरे भाई हमको आर से मिलना है, मिलवा दोगे, है ना। एन क्या बोलेगा, एन क्या बोला, देखते होंगे ऐसा होता भी है। एन क्या बोले, चिंता काहे करते, चलो हम है ना। तो आप एन के पास गए, एन पहुंचा दिया आपको कहां, आर। ज्यादा खुश मत हो, छोड़ के भाग जाएगा बस, तो बस ठीक है। तो एम से एन, एन से आर। अब बोल गए, अब बाकी से कोई मतलब ही नहीं है, चुपचाप आपको वहां पहुंच जाना है। एम से एन, एन से आर। अब जहां सीधा चल रहे हैं, सेम सिंबल लेंगे तो सेम सिंबल का मतलब बड़ा से बड़ा ही होगा। और जहां उल्टा चल रहे हैं, सिंबल पलटेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो ये जो छोटा है उससे क्या हो जाएगा, बड़ा। अब बताइए रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, वैल्यू किसकी हो जाएगी, बड़े की, है क्या, सही। अब दूसरा एम से पी, फिर एम यहां है और पी वहां है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर एन से बदल लेना पड़ेगा। तो एम से एन, एन आपको मिलवा देगा किससे, पी से। तो यहां दोनों जगह सेम चल रहे हैं कि नहीं। यहां भी सीधी चाल तो सेम सिंबल लेंगे, यहां भी सीधी चाल तो सेम सिंबल लेंगे। बताइए रिलेशन बनेगा, कहानी खत्म। अब आपको टी से पी चलना है, टी इसमें और पी इसमें, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर एन से मदद लेना पड़ेगा। तो एन, टी से एन चलेंगे, टी से एन, एन से पी, तो टी से पी पहुंच गए कि नहीं। तो टी से एन उल्टा चल रहे हैं तो सिंबल पलटेगा, यहां सीधा चल रहे हैं तो सेम सिंबल। बोलो रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, वैल्यू लेस देन की, सही। तो केवल केवल एक और तीन अनुसरण करता है, बना था। बोलो तो बताओ, कॉम्प्लेक्स कंबाइनिंग भी चुटकियों में बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना जी। ऑनलाइन वाले का हरकत सब देखकर। तीसरा नंबर बोलो, तीसरा में रुकना रे, चलो। अब इतना धरफराज लग रहा है, जाके मर्सिडीज का पूजा करेगा ये लोग, साइकिले का ना पूजा करना है। 2-4-5 को के पास बाइक स्कूटी होगा, बाकी तो चलो। देखो दोनों में कॉमन टर्म क्या है, बोलो बोलो, दोनों में कॉमन कौन है, पी। बस उसी से मतलब रखो आप। कह रहा आर से डब्लू, आर इसमें डब्लू उसमें, आर से पी चलिए, आर से पी और पी से डब्लू, पहुंच गए। सीधा चल रहे हैं तो सेम सिंबल, और सीधा चल रहे हैं तो सेम सिंबल। ले ई का रिलेशन नहीं बना तो गलत ना हो गया। यू से डब्लू, अच्छा यू इसमें डब्लू इसमें, फिर यू से पी चलेंगे और पी से डब्लू। अच्छा यू से पी उल्टा चल रहे हैं तो सिंबल पलट जाएगा, यहां तो सेम रहेगा। यहां रिलेशन बनेगा कि नहीं, वैल्यू छोटे की, सही है। केवल दो, केवल दो। चौथा नंबर देखो जल्दी से, चौथा। हाँ कितना अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ही बताओ, गलत नहीं है वो, अरे बकलोला सही है वो। ये कह रहा बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है मतलब छोटा या बराबर, समझे, टेंगे टेंगे। तो बड़ा नहीं है, वो क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या होता है, बड़ा नहीं है मतलब छोटा है बराबर, बड़ा नहीं है मतलब छोटा है बराबर। अब बनाओ, अब बनाओ, ये बताओ दोनों में कॉमन टर्म कौन है, बोलो जल्दी से, कौन है। बिना एन के आप दूसरे प्रांत जा ही नहीं सकते हैं, आपको बैन किया जाता है, अकेले आप वहां नहीं पहुंच। एम से आर, अच्छा एम से आर तो डायरेक्ट यहीं से यहीं चल सकते हैं, दूसरे जिला में जाने की जरूरत ही नहीं है।
एम से आर, लेकिन अपोजिट सिंबल है कि नहीं?